अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत राम मंदिर के साथ करेंगे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मेहमानों को निमंत्रण भेजने का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। मेहमानों को निमंत्रण भेजने का ये काम राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा देश की कई जानी मानी हस्तियों को भी भेजा जा चुका है, जिनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया। उनमें खेल जगत, फिल्मी जगत और उद्योग जगत के लोग भी शामिल हैं। तो किन किन वीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा है और किन्हें अभी फिलहाल निमंत्रण भेजने की तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में बन रहे इस भव्य राम मंदिर के लिए पहले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय की गई, फिर तय हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मेहमान और अब मेहमानों की लिस्ट के हिसाब से उन्हें भेजा जा रहा है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण भेजने का ये काम राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इन दिनों जोर शोर से किया जा रहा है। ट्रस्ट ने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण देने के बाद देश की दूसरी जानी मानी हस्तियों को भी निमंत्रण भेजने का काम तेज कर दिया। खेल से लेकर फिल्मी जगत तक, राजनीति से लेकर उद्योग जगत तक, साहित्य से लेकर कला जगत तक के बड़े बड़े चेहरों को 22 जनवरी के इस भव्य आयोजन के लिए बुलाया गया है। वो शुभ घड़ी आ गई है असंख्य जनमानस को सदियों से जिसका इंतजार था। रामलला की अपने जन्मभूमि पर बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी और इस शुभ अवसर पर आने वाले अतिथियों की लिस्ट तैयार हो गई है। देश के जाने माने अभिनेता, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति इस अवसर पर समारोह में शामिल होंगे। उनकी सूची तैयार कर ली गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये सूची तैयार की है, जिसमें देश का नाम रोशन करने वाली ऐसी तमाम हस्तियों को बुलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जानी मानी गायिका आशा भोसले, उद्योगपति रतन टाटा और मुकेश अंबानी के साथ खेल की दुनिया से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। वहीं देश की इन नामचीन हस्तियों के अलावा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बड़े चेहरे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती को भी 22 जनवरी का निमंत्रण भेजा जा चुका है। इनमें से किसी को डाक के जरिए पत्र भेजा गया तो किसी को ईमेल के जरिए ये निमंत्रण पत्र भेजा गया है। 2000 गृहस्थों के नाम लिखे जा चुके हैं। समाज जीवन के सभी अंग हैं, खेल जगत है, वैज्ञानिक हैं, सैनिक हैं, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं, जजेस हैं, अधिवक्तागण हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उद्योग जगत है और कवि, लेखक, अन्य इतिहासकार, साहित्यकार, हुतात्मा परिवार, बहुत सी 18 प्रकार की कैटेगरीज हैं। खबर तो ये भी है कि मेहमानों की इस फहरिस्त में अभी फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया, बॉक्सर मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुलेला गोपीचंद के साथ पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव और अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी है। इतना ही नहीं, देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजने की तैयारी की जा रही है। जो मीडिया घराने के जो प्रमुख लोग हैं उनको भी इस अवसर पर आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा खासतौर पर खिलाड़ियों को और अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ खिलाड़ियों के नाम जरूर सामने आए हैं, जिसमें फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया हैं, इसके अलावा पीवी सिंधु हैं। इन लोगों को बुलाया जा रहा है और ख़ास बात यह है कि ये वो लिस्ट है जो अतिथि होंगे, लेकिन अतिथि के तौर पर धर्माचार्यों को भी बुलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट 3000 वीआईपी समेत 7000 से अधिक लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेज रहा है। यानी ये वो लोग होंगे जो 22 जनवरी के दिन इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे, जबकि आम लोग अगले ही दिन से अपने आराध्य प्रभु श्री राम के राम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से
शिल्पी सेन और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करते हैं एक ऐसे विधायक की जिनकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। हम बात कर रहे हैं रतलाम की सैलाना सीट से जीतने वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार की, जो भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतने में सफल रहे। 33 साल के कमलेश्वर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने कर्ज लेकर चुनाव लड़ा और अब जब विधायक बन गए हैं तो बाइक चलाकर सैलाना से राजधानी भोपाल पहुंचे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के जीवन से प्रभावित कमलेश्वर का टिफिन डिलीवरी से एमएलए बनने तक का सफर कैसा है, दिखाते हैं आपको। धन बल और बाहुबल की राजनीति से अलग अपनी पहचान बनाने वाले ये हैं नए नवेले विधायक कमलेश्वर डोडियार, जिनकी चर्चा इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की बम्पर जीत से कहीं ज्यादा हो रही है, क्योंकि 33 साल के कमलेश्वर के परिवार की माली हालत ठीक नहीं है और इसीलिए उन्होंने चुनाव भी चंदा इकट्ठा करके और कर्ज लेकर लड़ा। चुनाव में जीत के बाद कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए भोपाल बुलाया गया, लेकिन कार का इंतजाम नहीं हो पाया तो वो अपने एक साथी के साथ बाइक से ही भोपाल के लिए निकल पड़े। दिसंबर की इस ठंड में कमलेश्वर करीब 400 किलोमीटर की दूरी 8 से 9 घंटे में तय कर भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विधानसभा को दंडवत होकर प्रणाम किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कहें या फिर लोकतंत्र की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर कहें, ऐसे समय में जब इलाके के पार्षद भी महंगी गाड़ियों से अपने इलाके में घूमते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार एक ऐसा शख्स चुनाव जीत करके आया है जो विधानसभा तक पहुंचने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से एक बाइक पर 400 किलोमीटर का सफर तय करके विधानसभा पहुंचे। हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर आए कमलेश्वर डोडियार मौजूद है। करीब 400 किलोमीटर का सफर इन्होंने इसी बाइक पर तय किया है और ये बाइक चला करके इस चिलचिलाती ठंड में जो है पहुंचे हैं सैलाना विधानसभा से राजधानी भोपाल में विधानसभा में अपनी कागजी कार्रवाई को पूरी करने के लिए। सैलाना के राधा कुआं गांव के रहने वाले कमलेश्वर डोडियार का घर अभी कच्चा है और उनकी मां मजदूरी करती हैं, जबकि पिता के हाथों में दिक्कत है। कमलेश्वर डोडियार को अपनी पढ़ाई के लिए कभी मजदूरी तो कभी टिफिन डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना पड़ा। कमलेश्वर ने 2018 में सैलाना विधानसभा सीट से निर्दलीय रूप में अपना पहला चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें फिर से वो हार गए। इसके बाद भी कमलेश्वर का हौसला कम नहीं हुआ और इस बार वो भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर सैलाना सीट से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत को 4618 वोट के अंतर से हरा दिया। देखिए, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं मजदूर रहा हूँ, मेरे घर में भी आज भी मजदूरी करते हैं। विधायक बना, अब मजदूरी उनकी बंद हो जाएगी, तो मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा हूँ। और प्रचार और चुनाव बनाने के लिए हमारे पास में पैसे थे नहीं, हमने चंदा मांगा था, मतलब भीख मांगी थी, हमने झोली फैला के। कुछ पैसा आया था, समय ज़्यादा लग रहा था, हमने वो बंद करके फिर हमने नोतरा परंपरा का यूज़ किया था। नोतरे में हमारे नोतरा मतलब पैसा उधार लेना, उसको कर्ज कहते हैं, राइट ना। तो करीब 2,38,000 के आसपास पैसा इकट्ठा हुआ था टोटल, तो उसके माध्यम से हमने किया कुछ पैसा। इसी में से चुनाव लड़ लिया और जीत लिया। 5 लाख रुपया बकाया है, अभी गाड़ियों वालों को देना है और भी क्या बोलते पर्चे पेम्पलेट वेनर फ्लैक्स वालों कुछ को देना है। अभी 5 लाख बाकी। घर में कौन कौन सदस्य हैं आपके, क्या करते हैं? माता पिता हैं, पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं, कलाई टूटी हुई, कुछ काम नहीं करते, घर पे रहते हैं। और माँ है, मजदूरी करने जाती है। जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन मैं विधायक बना 3 तारीख, उस दिन माँ मजदूरी पर गई थी। मेरे सहित हम लोग टोटल 6 भाई हैं, 5 भी, 5 के 5 मेरे से बड़े हैं। खास बात यह है कि सैलाना एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी या फिर कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को कभी जीत नहीं मिली और इस जीत से इतिहास रचने वाले कमलेश्वर आदिवासी समुदाय से हैं, जो अपनी जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं और इलाके की जनता को दे रहे हैं। मैं आदिवासी से आता हूँ, आदिवासियों की समस्याएं क्या है उसके ऊपर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। जनजातीय अगर मंत्रालय मुझे मिलता है तो कर सकता हूँ अच्छे से। वन मंत्री का भी मैं अच्छे से कर सकता हूँ, सिंचाई का भी मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। मौजूदा दौर की सियासत में जब चुनाव रुपया पैसा, पीआर एजेंसी, महंगी गाड़ियां और दबदबे के बल पर लड़ा जा रहा है, वहीं कमलेश्वर डोडियार ने इन सब के अभाव में चुनाव जीतकर एक नई मिसाल पेश की है। भोपाल से रवीश पाल सिंह, रतलाम से विजय मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। शिवनगरी काशी को बेगस फ्री यानी भिखारी मुक्त बनाने के प्रयास
शुरू हो गए हैं। बेगर्स कॉरपोरेशन यानी भिखारी निगम नाम की एक कंपनी धार्मिक नगरी काशी की सड़कों, गलियों, पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले हजारों लोगों को कारोबारी बनाने का मौका दे रही है। संस्था बेगर्स कॉरपोरेशन के वॉलंटियर्स इस अभियान से आम लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेगर्स कॉरपोरेशन की घोषणा है कि जो लोग भीख देने के बजाय भीख मांगने वालों को संस्था तक लाएंगे, उन्हें 1000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। काशी को देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए भिक्षा मांगने वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं और इसके लिए प्रशिक्षण के साथ साथ सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां टेलरिंग, पुराने कपड़ों से बैग और दूसरे सामान बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि असहाय होने की वजह से इन लोगों को दोबारा भीख मांगने के लिए मजबूर ना होना पड़े। और यही वजह कि बेगर्स कॉरपोरेशन ने जिला प्रशासन से सर्वेक्षण करा, असली भिखारियों की पहचान की है और उन्हें पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। फ़िलहाल में हम एक बेगर फ्री कैंपेन रन कर रहे हैं बनारस में, जिसमें हमारा जो मोटो है वो वाराणसी को 3 साल में बेगिंग फ्री करना है, जिसमें हम लोकल जो शॉपकीपर्स हैं, लोकल्स जो हैं यहाँ के लोकल सिटीजन्स, उनको अवेयर कर रहे हैं कि बेगर्स को भीख ना दे, उसके बदले उन्हें जो है मोटिवेट करें, जिससे कि वो काम कर सकें और एक डिग्निफाइड इज्जत से अपनी लाइफ को जी सकें। और उसके साथ हमने एक और स्कीम जो है लॉन्च की है, जिसमें अगर कोई भी जो है सिटीज़न है यहाँ का वाराणसी का लोकल, अगर वो किसी भी एक बेगर्स को मीन्स वेरीफाई करके उसका आइडेंटिफिकेशन करके अगर हमारे पास लाता है, तो हम उसे 1000 रुपीज़ 1000 रुपये एज अ रिवॉर्ड देंगे। हमारा टारगेट 2027 से पहले यानी कि 3 साल के अंदर हम बनारस को बेगिंग फ्री सिटी बनाना चाहते हैं देश की। पहले ही हम इनको जो है काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद इनको अपने ऑफिस में ले जाते हैं, फिर इनको स्किल करते हैं जो जिस भी डोमेन में ये फिट होते हैं, लाइक मार्केटिंग अगर कोई करना चाहता है, या फिर अगर कोई टेलरिंग का काम करना चाहता है, या फिर किसी सर्विसेज, जैसे कि हम एक जलाभिषेक सर्विसेज भी हम ऑफ़र करते हैं, अगर वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो हम उसे उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और जिनका इंटरेस्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, बिज़नेस करने का, उनका हम एक छोटा एक बिज़नेस जो है उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो इन फ्यूचर जो है अपने आप को सस्टेन कर सके। हम पूरे इंडिया को बेगिंग फ्री बनाना चाहते हैं। हमारी जो शुरुआत है वो मीन्स वाराणसी से हुई है, तो अगर हमारा मॉडल 3 साल में सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसे पूरे देश में जो है रेप्लिकेट करना चाहेंगे। स्टार्टिंग के 3 महीने जब वो ट्रेनिंग ड्यूरेशन में होते हैं, तो हम उन्हें 7000 रुपये ऑफ़र करते हैं। जैसे ही 3 महीने बाद वो ट्रेन हो जाते हैं, स्किल हो जाते हैं, फिर हम उन्हें 10 से 12,000 के बीच में हम उन्हें जो है सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। शायद ही ऐसा कोई देश मिले जहां रोजगार का साधन न होने पर बड़ी तादाद में लोग भीख मांगने के लिए मजबूर न हो। चाहे आप विकासशील देश देख लीजिए या फिर विकसित देशों की बात कर लीजिए, 2 वक्त के खाने के लिए कुछ लोग चलती सड़क या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हाथ फैलाने से संकोच नहीं करते हैं। आपको अपने शहर, अपने इलाके में ऐसे लोग भी नजर आ जाएंगे। और अगर पूरे देश की अगर हम बात करें तो भीख मांगने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। सरकारी आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। देश में भिखारियों की संख्या लाखों में है और इस वक्त देश में 4,13,000 से ज़्यादा लोग भीख मांगकर अपना काम चला रहे हैं, जिनमें से 2 लाख से ज़्यादा पुरुष और करीब 2 लाख महिलाएं शामिल हैं। भीख मांगने वाले 61,000 से ज़्यादा भिखारियों की उम्र 19 साल से कम है, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं, जो सामाजिक कलंक माने जाने वाले भीख के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या 81,000 है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां 65,000 से ज़्यादा भिखारी हैं। उत्तर प्रदेश में काशी की ही अगर बात कर लें, जहां भिखारियों की संख्या 6,000 से ज़्यादा है, इनमें बच्चों की संख्या करीब 1400 है, जिनको उद्यमी या फिर कारोबारी बनाने का जिम्मा बेगर्स कॉरपोरेशन ने उठाया है, जो परिवार या फिर बच्चों के साथ रहने वाले 18 से 40 साल तक के शारीरिक रूप से सक्षम भिखारियों को 3 महीने का प्रशिक्षण दे रहा है, जिनमें कॉटन बैग बनाने के अलावा पूजा सामग्री, फूल की दुकानें शुरू करवाने का अभियान भी शामिल है, ताकि 2027 तक शहर को पूरी तरह से भिखारी मुक्त बनाने के प्रयास को सफल बनाया जा सके। और यही वजह है कि बेगर्स कॉरपोरेशन की मुहिम से आम लोग भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, जिसकी योजना मार्च 2027 तक 6 चरणों में 1000 भिखारी परिवारों को रोजगार से जोड़ने का प्लान है। बेगर्स कॉरपोरेशन अब तक 17 परिवारों को भीख मांगने के जाल से बाहर निकाल चुका है और इनमें से कुछ 12,000 रुपये प्रति महीने तक कमा भी रहे हैं।
बिल्कुल वही सोच है मेरी, नहीं देना चाहिए। अगर दे देंगे तो ये लोग कभी आगे उठेंगे नहीं, हमेशा इसी के सहारे ही पड़े रह जाएंगे। ना दे तो कुछ करने सोचेंगे कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। बहुत अच्छा है और सबको इससे जुड़ना चाहिए। मैं सबसे यही विनती करती हूँ, हर लोग जुड़ें। भाई हम जुड़ेंगे, हमसे 10 जुड़ेंगे, उनसे 10 जुड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या भीख मांगना अपराध है? फिलहाल भारत में भीख मांगने से रोकने को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि 1959 का बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट दिल्ली में 20 से ज़्यादा राज्यों में लागू है, जो कि भीख मांगने को अपराध बनाता है। यह कानून सिर्फ सड़कों पर ही भीख मांगने को अपराध नहीं मानता, बल्कि अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर डांस करके, गाना गा के, कोई चित्रकारी करके या फिर कोई करतब दिखाकर किसी भी तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिसके बदले में लोग आपको पैसे दे रहे हैं, उसे भी भीख मांगना कहा ही जाता है। और अगर कोई व्यक्ति भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसे 1 से 3 साल तक बेगर होम में डिटेन करके रखा जा सकता है। और अगर यही व्यक्ति दोबारा से भीख मांगने पकड़ा जाता है तो फिर 10 साल तक उसे हिरासत में रखा जाता है। इतना ही नहीं, भीख मांगने पर पुलिस बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। भारत में बच्चों से भीख मंगवाना एक अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों या फिर किशोरों से भीख मंगवाना या ऐसा करने के मकसद से काम पर रखना दोषी पाए जाने पर अपराधी 3 साल तक की कैद भुगतता है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि देश को मिली है देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली गुड न्यूज। ओडिशा के कमाल द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का ट्रेनिंग लॉन्च किया गया और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। इस टेस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 सभी मापदंडों पर खरी उतरी है। अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल का भार 12 टन है और ये 1000 किलो के परमाणु हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को सबसे पहले साल 2004 में सेवा में लाया गया था। जमीन से जमीन पर वार करने वाली इस मिसाइल को सॉलिड प्रोपेलेंट्स की मदद से बनाया गया है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की ट्रेनिंग लॉन्च हुई है, सफल रही है। देश की शक्ति, सैन्य शक्ति बढ़ाने वाली गुड न्यूज है। ओडिशा के कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का ट्रेनिंग लॉन्च किया गया और सफल रहा ये प्रशिक्षण। इस टेस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 सभी मापदंडों पर खरी उतरी है। आपको अग्नि 1 की खासियत भी बता देते हैं। मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। इस मिसाइल का भार है 12 टन और 1000 किलो के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सबसे पहले साल 2004 में इसे सेवा में लाया गया था। जमीन से जमीन पर वार करने वाली इस मिसाइल को सॉलिड प्रोपेलेंट्स की मदद से बनाया गया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।